में तुलसी जयंती महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य प्रतिमा का किया अनावरण, वृक्षारोपण किया और पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं का समागम हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस पर सीएम योगी का बयान, कांग्रेस का असली चेहरा उजागर, सनातन धर्म की छवि को कलंकित करने का आरोप। मायावती का ट्रम्प टैरिफ पर बयान, मित्र देश होते हुए भी भारत पर टैरिफ और जुर्माना, केंद्र सरकार से आत्मनिर्भरता में बदलाव की सलाह, भारत महत्वाकांक्षी लोगों का देश। यूपी में आईपीएस तबादलों का दौर जारी, 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले गए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पीएम मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी का दौरा है। काशी को बता दें कि 2200 करोड़ की सौगात मिलने जाएगी और पीएम मोदी करेंगे 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इसके साथ ही बता दें कि 38 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 2 घंटे तक काशी में रहेंगे पीएम और जनसभा में 50,000 की भीड़ संभावित है। पीएम जनसभा से जारी करेंगे किसान निधि और इसके साथ ही बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना भी इसमें शामिल है। कड़ी सुरक्षा के बीच तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तमाम व्यवस्था की जा रही है, तैयारियों को जोरों पर किया जा रहा है और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और बता दें कि तमाम परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी 2 अगस्त को वाराणसी आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और इसके साथ ही परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो और इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां तमाम लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे और इसके साथ ही बता दें कि परियोजनाओं की सौगात देंगे काशीवासियों को और तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा और तमाम व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 15 प्रोजेक्ट 630 करोड़ का इसका लोकार्पण किया जाएगा और लगभग 38 प्रोजेक्ट जो 1618 करोड़ का उसका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रकार कुल 2248 करोड़ का प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास की जाएगी। क्या व्यवस्थाएं की बात प्रधानमंत्री जी के आने पर आम पब्लिक के लिए? अब की बार ये बनौली जो क्षेत्र में ये प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में इसके पहले कोई जनसभा नहीं हुई है और जो सुरक्षा से संबंधित और अन्य जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां जिला प्रशासन लगभग पूरा कर चुके हैं और वहाँ जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों के जो आने वाले लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दृष्टि से वो सारी तैयारियां कर चुके हैं। जो प्रोजेक्ट से लोकार्पण उसी प्रोजेक्ट्स का जो हैंडओवर की प्रक्रिया है और उनकी स्थिति उसको भी चेक करा लिया गया। चित्रकूट से है, जहां क्षेत्र में आयोजित तुलसी जन्म जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने तुलसीदास की कुटीर और बता दें कि मानस मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया।
जहां एक फसल होती थी वहां 3-3 फसल लोग ले रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के तौर तरीके बताए गए, परिणाम सामने आने लग गए, किसान की आमदनी बढ़ोतरी हुई। मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की लालच में कांग्रेस ने करोड़ों सनातनियों की छवि को कलंकित किया है। सीएम योगी ने फैसले की सच्चाई और इसके साथ ही बता दी कि फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। मालेगांव फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा अपने पोस्ट में और तीखा वार किया और सनातनियों की छवि पर चोट का निशाना और इसके साथ ही आरोप लगाया कांग्रेस पर। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव ब्लास्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फैसले को और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सनातनियों की छवि पर चोट और इसके साथ ही छवि को बेकार करने का काम किया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। खबर कानपुर से है, जहां आयोजित तुलसी जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। ये कार्यक्रम बता दें कि संगम संस्था ने आयोजित किया। उप मुख्यमंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास की आध्यात्मिक विरासत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रामचरितमानस से समाज को एक नई दिशा दी है। इसके साथ ही पाठक ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को अपनी संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है। 31 जुलाई को लखनऊ से जारी आदेश के अनुसार 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया। राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए, जो तत्काल प्रभाव से लागू माने जा रहे हैं। तबादलों के पीछे प्रशासनिक संतुलन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मंशा बताई जा रही है। लखनऊ से एक खबर है, जहां यूपी में आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया और इसके साथ ही बता दें कि आदेश जारी किए गए और यूपी में आईपीएस तबादलों का दौर जारी है। 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक संतुलन और कानून व्यवस्था मजबूत करने का उद्देश्य से तबादले किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि अमेरिका को मित्र देश कहने के बावजूद भारत पर टैरिफ और आर्थिक दंड थोपे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इस चुनौती को आत्मनिर्भरता में बदलने का अवसर माना जाना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि भारत एक बड़ी जनसंख्या और मेहनतकश लोगों का देश है। यहाँ की ताकत का इस्तेमाल अब आत्मनिर्भर भारत के लिए किया जाना चाहिए। धर्मनगरी वाराणसी में धर्मांतरण से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि सिगरा थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने मुस्लिम डॉक्टर पर जबरन बेटी का निकाह कराने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि जबरन उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर और इसके साथ ही आरोपी नईम कादरी बीते 10 वर्षों से खुद को बाबा बताकर उनके संपर्क में था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। वह बेटी का जबरन निकाह कराने और बेटे का बता दें कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही अब बता दें कि पूछताछ की जाएगी।
क्या नाम है आपका? उषा देवी। हाँ? उषा देवी। उषा देवी कहाँ रहती है? हम दुलईपुर में रहते थे। अच्छा अच्छा। दुलईपुर में मेरा अपना मकान था। अच्छा। ये बाबा हमें ये कहाँ से मतलब ये आए सिगरा किस लिए आए यहाँ पे आप? ये हमारे घर पे जाते आते थे। दुलईपुर में बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे, जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था। खबर मिर्जापुर से है, जहां नए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बता दें कि अपना पद संभाला है। कार्यभार संभालने से पहले वह बता दें कि मां विंध्याचल मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। राजकोष कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि विद्या कॉरिडोर के बाकी बचे कामों को जल्द पूरा कराना और संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। बहुत सारे कार्य हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एक स्थिति तक पहुँच गए हैं। ये बहुत सारे काम हैं जो अभी किए जाने शेष हैं। उनको एक इंटीग्रेट करना, सीन करना है। बहुत सारी कार्यदायी संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। उनके बीच में कोई समस्या ना हो और जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और अच्छा किया जाए। पहला तो प्राथमिकता यह होगी कि उनमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसके समाधान करते हुए कोशिश ये करना कि माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर बन रहा है ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो इसके लिए विशेष तौर से प्रयास किए करने की जो भी आवश्यकता होगी वो प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। गंगा बढ़ रही है, कटान भी होता है यहाँ, तो उसको लेकर कुछ यहाँ पर इनकी गंगा का जो जल स्तर है, निश्चित तौर पर बारिश का समय है, जल स्तर अभी बढ़ रहा है। अभी हम लोगों को जुलाई खत्म हुई है, अभी आने वाला 1 महीना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा। उसमें इमीडिएटली कोई बृहद कार्य तो नहीं हो सकता, लेकिन जो राहत और बचाव के जो उपाय होते हैं निश्चित तौर पर किए जाएंगे और ये पूरी तरह से प्रयास होगा कि यहाँ के जो जनमानस है उनको इससे कोई समस्या ना हो तो कम से कम हो। हमीरपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियों में अलग अलग बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने दोनों तटबंधों का निरीक्षण कर मौके की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर के सीवेज जल को बिना जल भराव के बता दें कि लिफ्टर सिस्टम से बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही NH-34 की पुलिया के नीचे से आने वाले बाढ़ के पानी के रास्ते को बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तमाम व्यवस्था की गई है और प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। देखिए, चूंकि यमुना जी और बेतवा जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी डेंजर लेवल से नीचे है पानी। और इसी का निरीक्षण करने आज हम लोग सभी जो सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है और जो हमारे जो गेट्स हैं जहाँ से पानी को निकाला जाता था उनको बंद कर लिया गया है, क्योंकि बैकफ्लो के थ्रू जो रिवर्स का पानी है वो शहर में आ सकता है। तो पूरी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए, सारे डिपार्टमेंट्स मुस्तैद हैं। साथ ही हम लोग का इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। यदि इनकेस और जल स्तर बढ़ता है रिवर्स का और डेंजर लेवल को क्रॉस करता है तो उसके लिए इवैक्यूएशन प्लान हमारा तैयार है। और जो हम लोग का रेस्क्यू सेंटर है वो भी पूरी तरह से हम लोग उसमें भी तैयारी में है।
इनकेस यदि जलस्तर बढ़ता है और लोगों को शिफ्ट कराने की बात आती है तो तत्काल प्रभाव से हम लोग शिफ्ट करा लेंगे। पीएसी भी यहाँ तैनात है और सारे जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। रेगुलरली हम लोग रिवर्स का जो लेवल है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आम जन मानस से भी यही कहूंगा कि आप लोग जो स्थिति है उसके लिए जिला प्रशासन उस तरह से खड़ा हुआ है। इनकेस यदि किसी को समस्या आती है तो उसको हम लोग डील करेंगे अच्छे से। कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के हर गांव में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने निर्माणाधीन पुलिस चौकी पर कार्रवाई की है। ये चौकी किसान की जमीन पर बनाई जा रही थी, जबकि जमीन का पट्टा पहले ही निश्चित किया जा चुका था। किसान ने इस अवैध निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट में बता दें कि सुनवाई के बाद चौकी निर्माण को गैर कानूनी मानते हुए हटाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर राजस्व और पुलिस विभाग की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर निर्माण को ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह का विरोध ना हो और किसान ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। खबर रायबरेली से है, जहां पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानों में देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। गंगा कटरी क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बाढ़ की चपेट में आने की आशंका में है। डलमऊ तहसील क्षेत्र में भी 1 दर्जन से अधिक गाँव संभावित खतरे की रेखा में आ चुके हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कटरी क्षेत्र के कई बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी हैं। लेखपालों की टीमें और गोताखोरों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें तैयार रखी गई हैं। प्रशासन का दावा है कि हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है और राहत कार्यों को पूरा कर लिया गया है। बाढ़ को लेकर के सर्वप्रथम हम लोगों ने बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी है। कुल हमारी 3 बाढ़ चौकी स्थापित है। 4 गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं, चकमलिक भीटी, जहांगीराबाद, जमाल नगर, मोहद्दीनपुर और डलमऊ मुस्तकिल। इसके लिए गोताखोरों की भी व्यवस्था करा दी गई है। कुल 18 गोताखोर हैं हमारे पास, नावें हैं, एक स्टीमर है जो हमेशा तैनात रहता है गंगा घाट पे। और जैसे ही डेंजर लेवल के आसपास हम लोग पहुंचते हैं, गांव में डुग्गी बजवा करके सबको अलर्ट कर दिया जाता है। सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रयास सबको किया जाता है ताकि कोई भी जनधन की हानि ना हो। गाजियाबाद के लिंग रोड थाना क्षेत्र में पुलिस और 2 डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह वही बदमाश है जिन्होंने ब्लिंकिट और स्विगी को यूनिफॉर्म पहनकर बता दी कि मानसी ज्वेलर्स में डकैती की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी कपिल और मनीष निवासी लोनी को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जांच में सामने आया है कि लूट का माल बिहार में बेचा गया था। बदमाशों ने फूड डिलीवरी एजेंट का भेष अपनाकर वारदात को अंजाम दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कुछ बरामद भी किए हैं और इसके साथ ही पूरे मामले की जांच अब जारी है। लखनऊ में मूक बधिर छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। छात्रों की समस्याओं को समझना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बेहद संवेदनशील पहल करते हुए अनूठा रास्ता अपनाया। हथरजगंज थाने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष ने मूक बधिर भाषा को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर से वीडियो कॉल पर संपर्क किया ताकि छात्रों की बात सुनी और समस्या समझी जा सके। छात्रों की सभी बातों को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और पुलिस की इस संवेदनशीलता और संवाद की कोशिश से छात्र संतुष्ट नजर आए हैं और प्रदर्शन समाप्त कर दिया है।
मैनपुरी से खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रिजेश कोठारिया ने बता दें कि किश्ती तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ बता दें कि सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे, जिसमें बदहाल बिजली व्यवस्था में सुधार, प्राथमिक विद्यालयों का मर्ज रोक जाने और जनहित की योजनाओं में पारदर्शिता जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान विधायक ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला धरना अफसरों के घरों पर होगा। एसपी विधायक ब्रिजेश ने इस दौरान बता दें कि एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और मांगों के समाधान की मांग भी की है। कन्नौज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां कार से चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का बता दें कि एसओजी टीम ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और 2 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सभी सदस्य सीतापुर जिले के रहने वाले हैं और पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। गिरोह का सरगना आकाश बेहद शातिर अपराधी है, जिस पर पहले से ही बता दें कि मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले गिरोह के 2 अन्य साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यह गिरोह हाल ही में बता दें कि भुजरनी गांव में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। एक मोहन है सीतापुर का रहने वाला और एक विपिन कश्यप है, ये खीरी का रहने वाला। एक बहुत बड़ा गैंग है और इन्होंने अभी हाल में सीतापुर में, हरदोई में, कानपुर में, बस्ती में ताबड़तोड़ घटनाएं की हैं। अभी कई जिलों की पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने इनके केस में वो भी वांछित थे, रिकवरी भी हुई है। इसमें इनके कब्जे से करीब 3.5 लाख के आभूषण, सोने चांदी के बरामद हुए हैं, जो विभिन्न जनपदों से चोरी किए थे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ की चोरी हुई थी उलियानी में, उससे उसकी घटना के बाद इन्होंने बेच करके एक 3 लाख की एक गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी भी बरामद हुई है। एक अन्य गाड़ी बरामद हुई है। इनके कब्जे से असलहे कारतूस बरामद हुए हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये गाड़ियों से चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं और दूर दूर जनपदों में जाते हैं और वहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इसके बाद फिर कोई आउटस्कर्ट का एक अच्छा घर देखते हैं, वहाँ घुस करके चोरी करते हैं और इसके बाद रातों रात 2-3 डिस्ट्रिक्ट पार कर जाते हैं। ये मूलतः सीतापुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये अपने घर में नहीं रहते हैं, बल्कि किराए के मकान में लेकर के लखनऊ या किसी अन्य जगहों में बार बार बदलते रहते हैं। इनका बहुत ही शातिर तरीके से अपराध करते हैं, किसी सर्विलांस में नहीं आते हैं। तो अभी तक इस गैंग से संबंधित 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। ये सभी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए थे। अब तक जिले में कुल बता दें कि फर्जी शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने केस दर्ज कराने का आदेश जारी किया और विभाग ने कई और फर्जी शिक्षकों को चिन्हित किया है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मऊ से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि जब युवक इंसाफ की मांग लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने उल्टा उसी के साथ बदसलूकी कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ इलाके का है, जहां पीड़िता के भाई को पुलिस ने न केवल बता दें कि हवालात में डाल दिया, बल्कि उसे धक्का मुक्की करते हुए जबरन थाने ले जाने का वीडियो भी सामने आया है।
गाजियाबाद में तेज बारिश के बाद हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का पानी अब सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बेसमेंट में पानी भर गया और हालात ये हैं कि फाइल्स सेक्शन पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका है। अधिकारियों ने मोटर पंप लगवाकर पानी निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जब प्रशासनिक इमारतें खुद पानी में डूबने लगे तो अब आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।